Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are here to discuss the question answers of our chapter number 9, Bholi. So let's start with the very first question. Why is Bholi's father worried about her? Bholi के father को भोली की चिंता क्यों है? So Bholi's father was worried about her as she had neither good looks nor intelligence. He didn't know how he would find a suitable groom for her. So भोली के फादर को चिंता ये थी कि भोली दिखने में सुंदर नहीं थी और इंटेलिजेंट भी नहीं थी, तो उसके लिए दूल्हा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, किस तरह से एक अच्छा सा दूल्हा उसके लिए ढूंढा जाएगा, इसलिए भोली के फादर को उसकी चिंता हो रही थी. So next question is there, for what unusual reason is Bholi sent to school? अब यहाँ पे unusual reason क्यों कहा गया है? क्योंकि आमतौर पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था और कुछ ऐसी वजह थी जिस कारण से भोली को स्कूल भेजा गया. So ये क्या वजह थी? So let's see. As Ramlal was a government official and the Tehsildar had asked Ramlal to send his daughters to the new school in his village. अब जैसा कि विलेज में एक नया प्राइमरी स्कूल खोला गया था लड़कियों के लिए और रामलाल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, एक रेवेन्यू ऑफिशियल जो कि टैक्स कलेक्ट किया करता था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और तहसीलदार साहब ने उससे रामलाल को कहा कि तुम एक मिसाल कायम करो, अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए, सो दैट कि बाकी के विलेजर्स भी तुमसे मोटिवेट हों और अपनी गर्ल्स को, अपनी बेटियों को विलेज के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें. But Ramlal's wife felt that sending girls to school would affect their marriage prospects. But जब रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ ये सारी बात डिस्कस की तो रामलाल की वाइफ ने डिनाई कर दिया और उसने बोला कि अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे कौन शादी करेगा. दैट मीन्स इट विल अफेक्ट देयर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, मतलब उनके लिए कोई रिश्ते नहीं आएंगे. शी डिडंट वांट टू सेंड एनी ऑफ हर डॉटर्स टू स्कूल. अब रामलाल की वाइफ जो थी वो अपनी किसी भी बेटी को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी पढ़ने के लिए. However, Bholi with her pock-marked face and dull brain had little chance to get married anyway. अब जो रामलाल की वाइफ थी उसका ये मानना था कि भोली के फेस पे पोक मार्क्स हैं, जो उसको छोटे होते हुए बचपन में चिकन पॉक्स हो गया था, तो उस वजह से उसके जो फेस पे पोक मार्क्स रह गए थे, स्कार्स रह गए थे उसके, और मोरोवर उसके गिरने के कारण उसके सिर पे भी चोट आई थी, जिस वजह से उसका डल ब्रेन हो गया था, ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई थी. सो इस वजह से भोली की जो मदर थी रामलाल की वाइफ, तो उसने कहा कि भोली जिसका कि फेस भी ख़राब है और ब्रेन भी डल है, दैट मीन्स वो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं है, तो उसके शादी होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर ही हैं. सो भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल. तो इसलिए भोली के पेरेंट्स ने डिसाइड किया भोली को स्कूल भेजने का. सो दिस वाज द अनयूजुअल रीज़न. इसे हम यूजुअल रीज़न नहीं कह सकते. अब यहाँ पे ये जो रीज़न बताया गया है कि पोक मार्क्स होना फेस पे या फिर ब्रेन से डल होना, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना, एक सिंपलटन होना, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अनयूजुअल रीज़न टू सेंड भोली टू स्कूल. So next question is there, does Bholi enjoy her first day at the school? क्या भोली अपना पहला दिन स्कूल में एंजॉय करती है? So let's see. Bholi was afraid at first. पहले तो भोली बहुत ज़्यादा डर जाती है. She even wept when the teacher asked her name. और even वो रो भी पड़ती है जब टीचर उसको उसका नाम पूछती है तो. She just sat in a corner with her head downwards. और वो अपना सिर नीचे को झुकाकर एक कॉर्नर में, क्लासरूम के कॉर्नर में वो बैठ जाती है. But the gentle, kind and loving attitude of her teacher made her feel comfortable. But जब उसकी टीचर का एटीट्यूड वो देखती है कि बहुत ही जेंटली और बहुत काइंड और लविंग बिहेव करती है टीचर उसके साथ, तो वो भोली जो है वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है. The beautiful pictures on the walls, on the classroom walls also attracted her. और जो क्लासरूम की वॉल्स के ऊपर बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनी हुई थी, पेंट की हुई थी, एनिमल्स की पिक्चर्स, तो उनकी तरफ भी वो अट्रैक्ट हो जाती है. एंड शी फेल्ट हैप्पी टू सी द गर्ल्स ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर. अब जब फर्स्ट डे वो स्कूल जाती है तो वहाँ पे देखती है कि उसकी एज के जितनी ही जो गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पे प्रेजेंट थी. एंड शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. और वो ये भी सोचती है कि शायद इनमें से कोई एक उसकी फ्रेंड बन जाएगी.
And thus, although initially she didn't enjoy it, but by the time she went home, she had liked the school. तो इस तरह से शुरुआत में जब पहले पहले वो स्कूल में एंट्री की उसने, तब तो उसको अच्छा नहीं लगा, बट बाय द टाइम शी वेंट होम, बट आफ्टरनून टाइम जब स्कूल से छुट्टी हो गई थी, तो तब तक वो स्कूल को लाइक करना उसने शुरू कर दिया. दैट मीन्स शी enjoyed her first day at the school. Does she find her teacher to be different from the people at home? अब क्या उसको अपनी टीचर अपने घर पे जो उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे कुछ अलग लगती है या फिर उन्हीं के जैसे ही. सो भोली हैड बीन अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम. अब भोली घर पे एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी. दैट मीन्स हर कोई इसको इग्नोर करता था, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था, उसे कोई भी प्यार नहीं करता था. नो वन केयर फॉर वॉशिंग और मेंडिंग हर क्लोथ्स. कोई भी उसके कपड़ों को धोने या फिर उसके कपड़ों को ठीक करने की कोई भी टेंशन नहीं लेता था, कोई उसकी केयर नहीं करता था. शी वॉज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड एंड एवरीवन मेड फन ऑफ हर. और हर कोई इसको क्रिटिसाइज करता रहता था, बुरा भला कहता रहता था. एंड एवरीवन मेड फन ऑफ हर. और हर कोई इसका मजाक उड़ाता था क्योंकि वो स्टैमर करती थी बोलते हुए. बट शी फाउंड हर टीचर टू बी एंटायरली डिफरेंट. बट उसको अपनी टीचर जो थी वो एकदम डिफरेंट लगी. एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली डिफरेंट लगी. हर टीचर डिडंट मेक फन ऑफ हर अगलीनेस और हर स्टैमरिंग टंग. क्योंकि उसकी टीचर ने ना तो उसके फेस पे जो पोक मार्क्स थे उसका कुछ मजाक बनाया या फिर ना ही उसके स्टैमरिंग टंग का. दैट मीन्स जो वो लड़खड़ाकर थोड़ा हकलाते हुए बोलती थी रुक रुक कर, उस बात का भी उसकी टीचर ने मजाक नहीं बनाया. शी एनकरेज हर टेंडरली. और रादर उसने बहुत ही प्यार से उसको ट्रीट किया, उसको मोटिवेट किया, एनकरेज किया अच्छे से बोलने के लिए. हर अफेक्शन डीपली टच्ड भोलीज हार्ट. और जो टीचर ने इतना प्यार दिखाया उससे भोली बहुत ही टच्ड फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी. दैट मीन्स शी लाइक्ड हर टीचर टू मच. सो दिस वे शी फाउंड हर टीचर टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Why do भोली's parents accept बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? अब भोली के पेरेंट्स बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करते हैं भोली के लिए? Boli's parents accepted Bishambar's marriage proposal as he was a well-to-do grocer and had not asked for any dowry. अब भोली के पेरेंट्स इसलिए बिशंबर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छा वेल्दी ग्रॉसर है, उसकी एक शॉप है ग्रॉसरी की और अच्छा कमाता है. एंड ही हैड नॉट इवन आस्क्ड फॉर एनी डाउरी. और उसने किसी दहेज की भी बात नहीं की थी कि भोली के साथ शादी करने के लिए उसे कोई दहेज भी नहीं चाहिए था. So that's why Bholi's parents were ready to accept Bishambar's marriage proposal. Next question is there, why does the marriage not take place? अब मैरिज क्यों नहीं होती इन दोनों की, बिशंबर और भोली की? At the time of marriage, Bishambar somehow noticed poke marks on Bholi's face and demanded for a sum of 5,000 rupees as dowry. अब क्या होता है कि जब शादी होने वाली होती है, जब वो गार्लैंड सेरेमनी होने ही वाली होती है, तो समहाउ किसी न किसी तरह से बिशंबर जो है भोली के पोक मार्क्स को देख लेता है जो कि भोली के फेस पर थे. अब वो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा है, तो कोई एक लेडी जानबूझकर भोली के फेस से जो उसका कवर होता है, फेस कवर, उसका घूंघट खिसका देती है पीछे की तरफ, जिस वजह से बिशंबर की नज़र भोली के फेस पर पड़ती है और वो नोटिस कर लेता है कि भोली के फेस पर पोक मार्क्स हैं. एंड ही डिमांडेड अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़ एज डॉरी. अब वो डिमांड करता है कि उसे 5,000 रुपीज़ दो, तब वो भोली के साथ शादी करेगा. सो रामलाल हैड नो चॉइस बट टू पे. अब रामलाल के पास उस टाइम कोई भी चॉइस नहीं थी और सिर्फ यही था कि वो उसको पे कर सकता था. अब उसे उस टाइम पे 5,000 रुपीज़ पे करने ही पड़ने थे, नहीं तो फिर बारात वापस चली जाती और भोली अनमैरिड रह जाती. बट भोली रिफ्यूज टू मैरी विद द ग्रीडी मैन. बट भोली ने रिफ्यूज़ कर दिया उस ग्रीडी लालची बंदे के साथ शादी करने के लिए. शी असर्टेड हर राइट्स एंड डिग्निटी. एंड असर्टेड क्या होता है? स्टेट कॉन्फिडेंटली, कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कोई अपनी बात रखना. तो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने राइट्स और अपने ऑनर के बारे में बात की
और कहा कि मैं इस लालची पर्सन के साथ शादी नहीं करूँगी क्योंकि ये डाउरी डिमांड कर रहा है और किसी को भी कोई हक नहीं है इस तरह से डाउरी डिमांड करने का। सो द मैरिज डिडंट टेक प्लेस, और इस वजह से उनकी शादी नहीं हुई। Boli had many apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? अब जब भोली के फादर ने, रामलाल ने उसे बोला कि भोली को स्कूल लेके जाने के लिए कहा, उसका हाथ पकड़ा, तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस थी। एप्रीहेंशंस मीन्स बहुत एंग्जाइटी थी स्कूल को लेकर, क्योंकि शी वॉज नॉट नोन टू वॉट अ स्कूल वॉज, कि उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। So what made her feel that she was going to a better place than her home? अब किस बात से उसे ये ऐसा फील हुआ कि वो उसे घर से एक अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। So answer is that Bholi had many apprehensions about going to school. भोली के दिमाग में बहुत सारी worries और anxiety थी related to school. She remembered how their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब उसके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा था कि जैसे कुछ दिन पहले उनकी एक पुरानी जो गाय थी लक्ष्मी जिसका नाम था, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था। दैट मीन्स उसे ज़बरदस्ती भेज दिया गया था, किसी को बेच दिया गया था। तो ऐसा ही कुछ उसके दिमाग में चल रहा था कि शायद उसे भी कहीं बेचा तो नहीं जा रहा, कि घर से ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है। So when she got a clean dress, bathed and oil was rubbed into her dry hair, only then she felt that she was going to a better place than her home. अब जब उसको नहलाया गया अच्छे से, उसको अच्छे से कपड़े पहनाए गए और उसके इवन जो हेयर मैटेड हो गए थे, एंटेंगल्ड हो गए थे उसके हेयर और बहुत ड्राई थे, उसमें ऑयल रब किया गया, तो तब उसे ऐसा फील हुआ कि उसको शायद घर से किसी अच्छी जगह पर लेके जाया जा रहा था, क्योंकि घर पे उसकी कभी भी केयर नहीं होती थी और कोई भी उसको उसके कपड़े धोने या फिर उसके बाल संवारने का ऐसी कोई भी टेंशन उसकी नहीं लेता था। रादर हर कोई उसको क्रिटिसाइज करता था। So next question is that how did Bholi's teacher play an important role in changing the course of her life? किस तरह से भोली की टीचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है उसकी लाइफ को चेंज करने में। So Bholi stammered and was just a bundle of nerves when she attended school in the beginning. जब स्टार्टिंग में भोली को स्कूल में लेके जाया गया, फर्स्ट डे वो बहुत ही ज़्यादा स्टैमर कर रही थी एंड शी वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी, इवन शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। she was having lot many apprehensions in her mind about the school also. So her teacher treated her kindly and encouraged her to have confidence and be bold. अब उसकी टीचर ने बहुत ही प्यार से और बहुत काइंडली अफेक्शनेट वे से उसको ट्रीट किया और इनकरेज किया, उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाया और उसको बोला कि तुम बोल्ड बनो और अपना सारा डर जो है अपने दिमाग से, दिल से बाहर निकाल दो और कॉन्फिडेंटली अपना नेम बोलो और या फिर अपनी कॉन्फिडेंटली जो भी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू करो। She taught her to read and write and made her an independent and confident girl. अब धीरे धीरे टीचर ने उसको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया और एक completely independent और confident girl बना दिया, who was aware of her rights. और इस तरह से बहुत ज़्यादा वो independent और confident होने पर उसको अपने सारे राइट्स की नॉलेज होगी, जो कि वहीं उसको स्कूल जाने के कारण ही हुई थी। Thus she changed her life completely. तो इस तरह से टीचर ने उसकी लाइफ को completely चेंज कर दिया। एक स्टैमरिंग गर्ल जो कि हर कोई जिसको क्रिटिसाइज करता था और जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इवन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपना नाम अच्छे से नहीं बोल पाती थी, बट अपनी शादी वाले दिन जैसे उसने बिहेव किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर अपने राइट्स को सामने रखा, तो इस तरह से उसकी जो लाइफ थी वो कम्प्लीटली चेंज होगी और इस सब की वजह उसकी टीचर ही थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज एंड व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर? अब भोली सबसे पहले अग्री क्यों कर गई थी एक अनइक्वल मैच, दैट मीन्स दिसंबर के साथ, जिसके साथ उसका बिल्कुल मैच नहीं था, क्योंकि वो एज में बहुत बड़ा था, वो लेम पर्सन था, ही लिम्प्स
और वो लिम्प करता था, लंगड़ा कर चलता था। उसके ऑलरेडी मैरिड था वो, उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े थे, बट भोली तो अनमैरिड थी, उसकी कभी शादी नहीं हुई थी पहले, और उसकी एज भी बहुत छोटी थी। सो इस अनइक्वल मैच के लिए पहले भोली क्यों एग्री कर जाती है शादी के लिए, एंड व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में रिजेक्ट क्यों कर देती है। और इसके ये रिजेक्शन जो होती है, जो रिजेक्ट करती है इस प्रपोजल को बाद में, तो व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर, इससे हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है। सो लेट्स सी द आंसर। भोली एग्रीड टू द मैच एट फर्स्ट टू फुलफिल हर पेरेंट्स विशेस। तो सबसे पहले भोली इसलिए एग्री करती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के विश को पूरा करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स ने जो उसके लिए दूल्हा ढूंढा है, या फिर उसके लिए अगर कुछ सोच के उसकी शादी के बारे में सोचा है, तो वो अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो उनकी विश का ख्याल रखते हुए उसने हाँ कर दी, वो एग्री कर गई थी इस शादी के लिए। So later she rejected the marriage because the bridegroom demanded 5,000 rupees as dowry. अब बाद में उसने मैरिज को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि जो दूल्हा था बिशंबर नाथ, वो 5,000 रुपीज़ मांग रहा था एज अ डाउरी, दहेज के नाम पर। वो दुल्हन के फादर से, रामलाल से 5,000 रुपये मांग रहा था। On seeing her father pleadings and humiliated, she decided not to marry him. अब अपने फादर को इस तरह से बेइज्जत होते हुए या फिर इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए she decided not to marry him, तो उसने डिसाइड किया कि वो बिशंबर के साथ मैरिज नहीं करेगी। नेक्स्ट इज देयर, तो इससे हमें क्या पता चलता है। नेक्स्ट पार्ट इज देयर, what does this tell about her, इस बात से हमें उसकी क्या क्वालिटी पता चलती है भोली की। This tells us that Bholi was not a timid and dumb girl. She was aware of her rights and she also knew how to fight for her own dignity and feared no one. तो इससे हमें पता चलता है कि भोली कोई डरपोक या फिर एक गूंगी गर्ल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जैसे उसे पूरे चैप्टर में बोला गया है कि ही इज़ अ डम कॉ, तो ऐसा नहीं था कि वो एक गूंगी गाय की तरह हो या फिर डरपोक। टिमिड मीन्स कॉवर्ड या डरपोक नहीं थी। शी वॉज अवेयर ऑफ हर राइट्स। अब बीइंग एन एजुकेटेड गर्ल, जैसे वो स्कूल जाती थी तो शी वॉज ऑल्सो एजुकेटेड, तो अब वो एजुकेटेड होने के कारण उसको अपने राइट्स की अवेयरनेस थी। शी वॉज अवेयर अबाउट द राइट्स की, जो उसके क्या राइट्स हैं, क्या हक हैं, उसके अधिकार क्या हैं। एंड शी ऑल्सो न्यू हाउ टू फाइट फॉर हर ऑन डिग्निटी एंड feared no one. Moreover, she was having lot of self respect, and उसको पता था कि किस तरह से अपने राइट्स के लिए लड़ना है, किस तरह अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़ना है। एंड शी वॉज हैविंग नो फियर अबाउट इट, वो किसी से डरने वालों में से नहीं थी। सो जो पहले उसने हाँ की थी इस प्रपोजल के लिए, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स की विश का ख्याल रखते हुए, बट बाद में जब उसे देखा कि जो उसका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड है, जो ब्राइडग्रूम, जो उसका बिशंबर नाथ है, वो बहुत ही ज़्यादा लालची पर्सन है, तो उसने इस वजह से उसे ना कर दी। So next question is there, Bholi's real name is Sulekha. We are told this right at the beginning, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. So why do you think she is Sulekha at that point in the story? अब हम देखें चैप्टर को ध्यान से, तो भोली का जो रियल नेम जो हमें बताया गया वो सुलेखा है। सो ये हमें सिर्फ बिगिनिंग में बताया गया था, इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। अदरवाइज इन द होल स्टोरी शी वॉज कॉल्ड ओनली भोली। तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमें बताया गया कि भोली का नाम सुलेखा है, बट एक लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट ऑफ द स्टोरी, इन द एंड ऑफ द स्टोरी, ओनली इन लास्ट बट वन पैराग्राफ, सिर्फ एक ही पैराग्राफ में भोली को दोबारा से सुलेखा कहा गया। और आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ द स्टोरी पर भोली जो है वो एक्चुअल में सुलेखा थी? अब सुलेखा दैट मीन्स एज पर द मीनिंग ऑफ द नेम सुलेखा, सुलेखा। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द वर्ड भोली मीन्स अ सिंपलटन। भोली का मतलब है एक बहुत ही सीधी सादी सी लड़की।
Throughout the story, she had been a simpleton who hardly expressed her opinion on any matter. अब पूरी की पूरी स्टोरी अगर हम देखें तो पूरी स्टोरी में भोली को एक बहुत ही सिंपल लड़की दिखाया गया है जो कि मुश्किल से अपना ओपिनियन किसी के सामने रख पाती है. दैट मीन्स शी इज़ इवन नॉट एबल टू स्पीक हर नेम प्रॉपरली. तो अपना ओपिनियन या अपने व्यूज़ तो उसने क्या किसी के सामने रखने. So the word सुलेखा means a person with a beautiful sense of letters. तो जो सुलेखा वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? एक पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने का या फिर एक बहुत अच्छा सुलेखा एक बहुत अच्छा वर्ड्स के साथ कुछ अच्छा लिखने वाला पर्सन. सो अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल सेंस ऑफ लेटर्स, दैट मीन्स अ ब्यूटीफुल सेंस ऑफ राइटिंग. कुछ अच्छा लिखने वाला, दैट मीन्स अगर कोई पर्सन अच्छा लिखता है तो दैट मीन्स उसके जो थॉट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. सुविचार वाला पर्सन. So in this story, this word has a larger meaning of being a literate, intelligent and mature individual. तो इस तरह से सुलेखा का मतलब इस स्टोरी में क्या है, बहुत ज़्यादा लार्जर मीनिंग है जो है एक पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और मेच्योर पर्सन जिसको पूरी समझ है. सो आफ्टर गेटिंग एजुकेशन भोली हैज़ रियली चेंज्ड टू सुलेखा. तो अब जब तक भोली एजुकेटेड नहीं थी, जब तक वो स्कूल नहीं जाती थी तब तक शी वॉज भोली. बट आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, बहुत अच्छी जब उसने एजुकेशन गेन कर ली तो भोली बिकेम सुलेखा. तो वो सुलेखा बन गई. सुलेखा मीन्स जैसे कि हमें इसमें बताया गया पर्टिकुलरली इस चैप्टर के रिलेटेड अ लिटरेट, इंटेलिजेंट एंड मैच्योर इंडिविजुअल. तो भोली जब स्कूल जाना शुरू हुई तो उसने जब वो पढ़ लिख गई तो शी बिकेम लिटरेट एंड ऑल्सो इंटेलिजेंट, ऑल्सो मैच्योर पर्सन. तो इस तरह से एंड हर assertion एट द टाइम ऑफ हर मैरिज इज हर अनाउंसमेंट टू द वर्ल्ड दैट शी इज़ नो मोर भोली बट सुलेखा. अब जो उस टाइम पे जैसे उसने अपनी शादी के टाइम पे जो भी अपनी assertion रखी, अपनी स्टेटमेंट दी कि वो शादी नहीं करेगी बिकॉज विशंबरनाथ एक ग्रीडी पर्सन था, वो डाउरी डिमांड कर रहा था. और जैसे उसने अपने फादर को समझाया कि वो अगर उसकी शादी नहीं होती है तो वो उनकी सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल में वो इतना कुछ सीखी है. सो इस तरह से जो उसकी एंड में जो वर्डिंग है, ये वाली जो सारी वर्डिंग मैंने अभी बताई, तो ये जो उसकी एजर्शन थी, जो उसने स्टेटमेंट अपनी रखी और अपनी इंडिपेंडेंस का दिखाया कि वो इंडिपेंडेंट गर्ल है, सेल्फ रिस्पेक्टेड गर्ल है. तो उसकी ये जो अनाउंसमेंट थी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, जो उसने अनाउंस किया, ये सारी बातें अपने वर्ल्ड के सामने रखी, तो शी इज़ नो मोर भोली बट सुलेखा. तो इन बातों से पता चलता है कि अब वो एक भोली लड़की नहीं रह गई थी. शी वॉज नॉट मेयर अ सिंपल टर्न, एक सीधी सादी सी भोली लड़की नहीं थी. रादर शी हैड बिकम सुलेखा. अब वो एक्चुअल में सुलेखा बन गई थी. दैट मीन्स एक्चुअल में लिटरेट, इंटेलिजेंट एंड मेच्योर इंडिविजुअल बन गई थी. सो दैट्स वाई जो लास्ट पैराग्राफ में स्टोरी के हमें ये बताया गया है कि भोली को भोली नहीं, रादर सुलेखा के नाम से बुलाया गया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. Bholi's teacher helped her overcome social barriers by encouraging and motivating her. How do you think you can contribute towards changing the social attitudes illustrated in this story? So भोली की टीचर उसको हेल्प करती है सोशल बैरियर्स पे काबू पाने में, उस पर ओवरकम करने में. अब यहाँ पे सोशल बैरियर्स किन चीज़ों की बात हो रही है कि जब एक लड़की को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, या क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि अगर लड़की को स्कूल भेजा जाएगा तो उसकी शादी में रुकावट आएगी, उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा. या फिर सोशल बैरियर्स और ये बताया गया कि अगर कोई लड़की दिखने में सुंदर नहीं है तब उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी. या फिर स्पेशली डाउरी को लेकर, दहेज को लेकर जो सोशल बैरियर्स है, इन बातों की यहाँ पे डिस्कशन की गई है. और भोली के जो टीचर है वो उसको इन सब के ऊपर ओवरकम करने में एनकरेज करती है और मोटिवेट करती है. How do you think you can contribute towards changing the social attitudes illustrated in this story? तो particularly आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सोशल एटीट्यूड्स को चेंज करने में, लोगों के इस
माइंडसेट को चेंज करने में, सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? सो आंसर इज देयर, वी कैन कंट्रीब्यूट बाय सेइंग नो टू टेकिंग और गिविंग डाउरी। अब जिस तरह से यहाँ पे मेन जो बात की गई है डाउरी की गई है, तो इस आंसर इज रिलेटेड टू डाउरी हियर, कि हम डाउरी को ना लेने और देने में ना कहकर इस सोसाइटी सोशल एटीट्यूड को चेंज करने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कि अगर हम इसके अगेंस्ट खड़े रहें कि ना हम डाउरी लेंगे, ना दहेज लेंगे और ना ही देंगे। सो वी मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। हमें बॉय या गर्ल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, जैसा कि एक कल्चर चला आ रहा है कि बॉय की शादी पे लड़की वालों को दहेज देना पड़ता है। सो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बोथ शुड बी गिवन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो। दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बड़े होने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉयज़ को हम एजुकेटेड कर रहे हैं और गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनको घर पे बिठा रहे हैं, घर का काम सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो लर्न टू रिस्पेक्ट दोज who are differently abled and treat them with love and affection। और एक और चीज़ भी यहाँ पे बोली गई है कि we must also learn to respect those। और जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि भोली के साथ एक सिंपलटन मानते हुए उसे नेग्लेक्ट किया जाता था, इवन फैमिली मेम्बर्स यूज्ड टू नेग्लेक्ट हर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे में कोई कमी है, फिजिकली या मेंटली अपसेट है वो कोई पर्सन, किसी में कोई ड्रॉबैक रह गया है बाय बर्थ या फिर किसी और वजह के कारण, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे फैमिली पर्सन्स या फिर सोसाइटी पर्सन्स उसे निगलेक्ट करें। रादर वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन ऑल्सो। उस पर्सन, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो वी ऑल्सो मस्ट ट्रीट दैम विद लव एंड अफेक्शन। इवन हमें उन्हें प्यार के साथ ट्रीट करना चाहिए, तो उन्हें उनकी कमी का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, शुड गर्ल्स बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड assert them? Should girls and boys have the same rights, duties and privileges? What are some of the ways in which society treats them differently? When we speak of the human rights, do we discriminate between girls' rights and boys' rights? So यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या गर्ल्स को भी अवेयर होना चाहिए उनके अधिकारों के प्रति और उन्हें अपने अधिकारों की डिमांड करनी चाहिए, मांग रखनी चाहिए कि उन्हें अपने जो भी अधिकार हैं, हक हैं उनके, उन्हें सब पता होना चाहिए। एंड क्या शुड द गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव द सेम राइट्स? क्या दोनों के इक्वल राइट्स हैं, इक्वल ड्यूटीज़ हैं, इक्वल प्रिविलेजेस हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस है दोनों की, गर्ल्स और बॉयज़ की? एंड व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच सोसाइटी ट्रीट्स देम डिफरेंटली? अब बट कौन से ऐसे वेज हैं जिनमें जिनके रिलेटेड जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो बॉयज़ और गर्ल्स को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं? और जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवीय अधिकारों की, तो क्या हम डिफ्रेंशिएट करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के राइट्स में? सो लेट्स सी। When we speak of human rights, we do not differentiate between girls' rights and boys' rights। जब हम मानवीय अधिकारों की, मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो हम गर्ल्स और बॉयज़ के राइट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, रादर ये कहते हैं कि दोनों को इक्वल राइट्स हैं। ऐसा नहीं कहते कि गर्ल्स का ये राइट और बॉयज़ का ये राइट, रादर ह्यूमन बींग्स, बोथ गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़, बोथ आर ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है तो दोनों के अधिकारों की बात इक्वली होती है। सो बट स्टिल देयर इज़ अ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ राइट्स। बट फिर भी अभी भी बॉयज़ और गर्ल्स के राइट्स में, उनके अधिकारों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ऑल्दो इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सोसाइटी ट्रीट्स देम डिफरेंटली। चाहे किताबों में या कानून के तौर पर देखा जाए तो गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल राइट्स मिले हैं, बट सोसाइटी उन इक्वल राइट्स को नहीं मानती। वो कहीं ना कहीं बॉयज़ और गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट करते ही हैं, इन दोनों को अलग ही ट्रीट करते हैं। पेरेंट्स स्पेंड मोर ऑन बॉयज़ एजुकेशन दैन दैट ऑफ अ गर्ल। अब जैसा कि हमें पूछा गया था कि व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच सोसाइटी ट्रीट्स देम डिफरेंटली? कौन से ऐसे वेज हैं जिसमें सोसाइटी बॉयज़ और गर्ल्स को डिफरेंटली ट्रीट करती है? सो पेरेंट्स स्पेंड मोर ऑन बॉयज़ एजुकेशन दैन दैट ऑफ अ गर्ल।
पेरेंट्स भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो बॉयज़ की एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करती हैं रादर दैन ऑफ दैट ऑफ गर्ल्स. अ गर्ल इज़ जस्ट ट्रेन्ड टू बी अ वाइफ एंड मदर. बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर गर्ल्स को सिर्फ वाइफ या मदर बनने की ही ट्रेनिंग दी जाती है, उनको उन्हीं कामों में ट्रेन किया जाता है जो उनको फर्दर एक अच्छी वाइफ या फिर एक अच्छी मदर बनने में हेल्पफुल हो. एंड बॉयज़ हैव स्पेशल प्रिविलेजेस इन द मैटर ऑफ फूड, करियर और फ्रीडम. और बहुत सारी ऐसी प्रोफेशंस हैं जिनमें सिर्फ बॉयज़ को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है. बहुत सारे लाइक अपने फैमिली के कल्चर को ही देखा जाए तो बहुत सारी ऐसे कल्चर बनाए हुए हैं फैमिलीज़ ने, हम लोगों ने ही, सोसाइटी ने ही ऐसे कल्चर बनाए हुए हैं जिसमें कि अगर चाहे वो फूड की बात हो, करियर की या फिर फ्रीडम की, तो बॉयज़ को ये सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं रादर दैन दैट ऑफ गर्ल्स. कहीं ना कहीं गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. सो गर्ल्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू एक्सरसाइज दैम. अब एक और पार्ट था इस क्वेश्चन का कि क्या गर्ल्स को अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स के बारे में और एसर्ट करना चाहिए उन्हें इनको. सो आंसर इज देयर, गर्ल्स मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू एक्सरसाइज दैम. एसर्ट करना मतलब उन्हें यूज़ करना, अपने उन्हें कॉन्फिडेंटली बताना कि हमारे ये राइट्स हैं. सो गर्ल्स को अवेयर होना चाहिए डेफिनेटली अपने राइट्स के प्रति और उन्हें उन राइट्स को पूरा यूज़ करना चाहिए. दे मस्ट यूटिलाइज देयर एजुकेशन टू प्रिजर्व देयर सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी. और अपने मान सम्मान और अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम को उन्हें पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए. अपनी जो एजुकेशन में जो उन्होंने गेन की है, उनके जो उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में पढ़ा है, जो उन्हें बताया गया है कि उनके ये राइट्स हैं, तो उन्हें वो पूरी तरह से अपने राइट्स को यूटिलाइज करना चाहिए. दे मस्ट बी रेडी टू डिमांड देयर राइट्स एंड इवन फाइट फॉर इट. और उन्हें इन चीज़ों की डिमांड करनी चाहिए, अपने राइट्स को पूरी तरह से डिमांड करना चाहिए. अगर उन्हें ये राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं इवन एंड दे आर इन नीड ऑफ इट, उन्हें ये राइट्स चाहिए, तो उन्हें डिमांड करने का भी पूरा हक है और इवन फाइट भी कर सकती हैं वो, इन्हें अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए. So next question is that do you think the characters in the story were speaking to each other in English? If not, in which language were they speaking? So you can get clues from the names of the persons and non-English words used in the story. क्या आपको लगता है कि जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के वो आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं? क्या ये स्टोरी इंग्लिश में लिखी गई है? अगर नहीं तो किस लैंग्वेज में ये बात हो रही है, किस लैंग्वेज में स्टोरी लिखी है? तो हमें एक क्लूज ले सकते हैं इनके जो पर्सन्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके नेम्स से या फिर कोई और नॉन इंग्लिश वर्ड्स जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं. नो वी डोंट थिंक सो. नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि स्टोरी जो है इंग्लिश में लिखी गई है या फिर इसके कैरेक्टर्स आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि दे वर स्पीकिंग इन हिंदी. हमें लगता है कि वो हिंदी में बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाई. Because the several words like नंबरदार, तहसीलदार साहब, इज्जत एंड पिताजी आर ample proof of that. अगर हम बात करें कि ये नंबरदार, तहसीलदार साहब, इज्जत और पिताजी, ये सब वर्ड्स जो हैं these are enough to prove that this chapter or the story is written in Hindi or the characters are speaking Hindi language. Even the names of the characters like रामलाल and भोली support that. अगर कैरेक्टर्स के नाम की बात की जाए, रामलाल या फिर भोली, तो ये सब भी हिंदी वर्ड्स ही हैं. सो दीज आर sufficient proof, ample proof to prove that the characters are speaking Hindi. So with this our chapter, our question answers have come to an end. I hope you have well understood them. So thank you. Have a nice day.